चलिए, पिछले दिन तक हम लोग पढ़े थे क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस, जिसमें कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा कैसे इमेज बनता है, कॉनकेव लेंस के द्वारा कैसे इमेज बनता है, इन चीजों पर हम लोगों ने चर्चा किया था। और उसमें से एक विशेष चर्चा थी जिसमें मैं आज यूज करने वाला हूं, जिसका कि अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस पर पैरेलल लाइट आती है तो पैरेलल लाइट रिफ्रैक्शन के बाद जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब लाइट रे आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलती है ये प्रिंसिपल फोकस होता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि U को हम लोग रख रहे हैं कहां पे, इन्फिनिटिव पे, ऑब्जेक्ट कहां पे, इन्फिनिटिव पे, तो जो इमेज बन रहा है आपका V, ये कहां पे बन रहा है, फोकस पे। और कॉनकेव लेंस में भी ऐसी ही कहानी थी कुछ, कि कॉनकेव लेंस में कहानी थी क्या कि जब कोई लाइट रे यहां भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट से आता है, तो ये यहां पे कहीं मिलता है और ये लगता है कि यहां से डाइवर्ज होके कुछ ऐसे चला गया। और यहां से भी अगर कोई लाइट रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो ये भी ऐसे डाइवर्ज होती है और ये बनाती है इमेज कहां पे, प्रिंसिपल फोकस पे। तो यहां भी आप देखिए कि जब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं इनफाइनाइट पे तो जो इमेज बन रहा है वो कहां पे बन रहा है, फोकस पे। बात समझ में आ रही है? तो इन चीजों का आज यूज करने वाले हैं। इससे पहले आपको मैं पिछले दिन एक चीज और पढ़ाया था क्या, अगर हम लोग स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का बात करें तो स्फेरिकल सरफेस से जब हम लोग लाइट का रिफ्रैक्शन पढ़े थे तो कोई ऐसा स्फेरिकल सरफेस था जिस स्फेरिकल सरफेस का हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कुछ ऐसा एज्यूम किए थे कि ये है इसका, मान लीजिए कि प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर को P लिखेंगे और इधर कहीं पर इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C। तो अगर यहां पर हम लोग कोई लाइट का ऑब्जेक्ट रखे थे, ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट लाइट रेज निकली थी जिसमें से एक लाइट रेज हम लोग यहां पर इंसिडेंट करवाए थे। और इंसिडेंस के बाद आपको मैं बोला था क्या कि अगर थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि ये जो बाहर का मीडियम है, ये बाहर का जो मीडियम है, ये बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 और इस अंदर का मीडियम जो है वो है N2। तो यहां से देखिए कि जब मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ये रेडर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो जब लाइट रे रेडर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई थी तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हुई थी और यहां पर बनाई थी क्या, यहां पर ये बनाई थी अपना इमेज। पोल से C तक के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले थे, पोल से इमेज तक के डिस्टेंस को हम लोग V बोले थे और पोल से ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस हम लोग U बोले थे। तो इसमें जो हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था, ये फॉर्मूला क्या बनाया था, N2 बाई V माइनस N1 बाई U इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R। इस फॉर्मूला में आपको ध्यान देने की चीज ये थी कि N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था जिस मीडियम में लाइट रे एंटर कर रही है, यहां से निकली लाइट की रे और इस मीडियम में एंटर कर गई। तो N2 उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थी जिसमें लाइट रे आती है और N1 उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थी जिससे लाइट रे निकली है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग सारे डिस्टेंसेस U V R जो भी है उस सारे डिस्टेंस को साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही मेजर करेंगे। सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करेंगे। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर किया गया डिस्टेंस पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया गया डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे। विशेष बात यह ध्यान रखना है कि N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में लाइट रे जाती है और N1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट रे आती है। इसके बाद इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस पढ़ा है, हर जगह वैलिड है, डेंसर टू रेडर में भी वैलिड है। अगर ये जाएगा तो यहां से दूर जाएगा और इमेज इधर बनेगी। बात समझ में आ रहा है? वर्चुअल इमेज बनता था बाहर, लेकिन फॉर्मूला ये हर जगह वैलिड है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि हम लोग इसमें चीजों को याद रखेंगे ऐसे ही कि जिससे लाइट रे निकलेगी N1। अब कोई छोटा बड़ा रहे, अब देखो इसमें अगर N1 छोटा रहेगा तो ये क्या होगा, छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब लाइट का स्पीड अधिक, तो ये रेडर हो जाएगा, ये डेंसर हो जाएगा। अगर N1 बड़ा रहेगा तो ये डेंसर हो जाएगा, ये रेडर हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है। तो इसमें ध्यान रखना क्या है कि U V और R को अपने प्रॉपर साइन के साथ लेना है। N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें लाइट रे जाएगी, N1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से लाइट रे आएगी।
सबसे विशेष बात यह कि इससे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस पढ़े हैं, जिसमें शिफ्ट पढ़े हैं, लेटरल शिफ्ट पढ़े हैं, मिरर का कॉम्बिनेशन का जो भी चीजें हम लोग पढ़ते थे, तो उस सारे चीजें में अगर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस का बात करते थे, जहां दो या दो से अधिक सरफेस होती थी, तो पहले सरफेस के लिए जो इमेज होता था, दूसरे सरफेस के लिए वही वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता था। ये चीज आपको याद होगा। और इसी कहानी से ये चीजें मैं भी आपको ये बोला हूं कि ये चीजें केवल तभी वैलिड है जब लेंस कैसा रहे, जब लेंस कैसा रहे, थीन लेंस रहे। कैसा लेंस रहे? थीन लेंस। अब देखिए कि इसी सारे कॉन्सेप्ट का यूज करके आज हम लोग इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, जिस इंपॉर्टेंट चीज का नाम है क्या? लेंस मेकर फॉर्मूला। और इस लेंस मेकर फॉर्मूला में हम लोग जानेंगे कि अगर हम लोगों को किसी भी पार्टिकुलर फोकल लेंथ का कोई सा लेंस बनाना है, पार्टिकुलर फोकल लेंथ का कोई सा लेंस बनाना है, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, तो उस लेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे कि वो बन जाएगा, जिस चीज पर हम लोगों को आज बात करनी है। तो आइए देखते हैं कि कैसे लेंस मेकर फॉर्मूला पर काम किया जाए। ठीक है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला पर काम करने के लिए हम लोग सबसे पहले अपना हेडिंग लगा लें कि आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो टॉपिक है किस चीज का? लेंस मेकर फॉर्मूला। और इस लेंस मेकर फॉर्मूले को जानने के लिए आपको ये बात जानना है क्या कि स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फॉर्मूले के टर्म क्या क्या हैं। तो मान लीजिए क्या कि अपने पास एक लेंस है, मान लीजिए क्या कि अपने पास एक लेंस है, और ऑब्वियसली हम लोग जिस लेंस का बात करेंगे वो हम लोग यहाँ स्टडी के लिए इसको मोटा मोटा बनाते हैं, लेकिन मानना क्या है कि ये जो लेंस है ये बहुत ही पतला लेंस है। बात समझ में आ रहा है? कितना है? लाइन के बराबर का लेंस। ठीक है, ये लेंस जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मान लेना है क्या? NL, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। और सराउंडिंग में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मान लेना है क्या? NM। निश्चित रूप से लेंस के दोनों तरफ जो मीडियम होगा वो दोनों मीडियम क्या होगा? आइडेंटिकल मीडियम हो। बात समझ में आ रही है? अब आप ध्यान से देखिए, तो अगर हम लोग इस लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करें तो इस लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इस तरीके का होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस पर अगर ऑप्टिकल सेंटर का हम लोग बात करें तो ऑप्टिकल सेंटर कुछ ऐसी होगी, और इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे क्या? P। ठीक है, देखिए कि ये जो लेंस है, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, दो स्फेरिकल सरफेस का बना हुआ होगा, जिसमें एक सरफेस कुछ ऐसा स्फेयर होगा जिसका सेंटर उस साइड कहीं पर होगा। तो उस सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको जो फर्स्ट सरफेस का जो है, ये फर्स्ट सरफेस मान लीजिए, थोड़ा देर के लिए इसको क्या मान लेते हैं? फर्स्ट सरफेस। और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? सेकंड सरफेस। ठीक है, ये दो सरफेस है अपने पास। तो पहले सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? C1। और ऐसे ही इस तरफ देखिए कि ये एक दूसरा स्फीयर आपको दिखेगा, इस दूसरे सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? C2। आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? R1। और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को, और यहां से अगर हम लोग बात करें पोल से लेकर के C2 तक के डिस्टेंस को, तो इसको हम लोग सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे क्या? R2। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर इतनी बातें आपको समझ में आ रही है तो आप देखिए कि हम क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हम कहीं इधर रख रहे हैं। ये जो है अपना क्या है? ऑब्जेक्ट है। और प्रिंसिपल एक्सिस से निश्चित रूप से जो हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं वो कितने डिस्टेंस पर? U डिस्टेंस पर। ठीक है, अब यहां से देखिए कि लाइट रे आएगी, तो लाइट रे जो आएगी, तो कोई भी लाइट रे जब यहां से निकल करके, कोई भी लाइट रे जब यहां से निकल करके लेंस पर आएगी, तो आप देखिए कि एक मीडियम में से लाइट रे निकली है और ये दूसरे मीडियम में एंटर करने का सोच रही है। तो सोच रही है भाई साहब, तो रिफ्रैक्शन तो होगा, मीडियम बदलेगा, तो रिफ्रैक्शन होगा, तो थोड़ा देर के लिए हमको मान लेना है क्या कि ये रेडर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम। ऑब्वियसली लेंस का बात कर रहे हैं, तो थोड़ा देर के लिए मानिए कि डेंसर मीडियम है, रेडर मीडियम है। अगर मीडियम बदलेगा कहानी, ये रेडर होगा ये डेंसर होगा, तो क्या होगा, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए कि जब रेडर से डेंसर में लाइट रे जाएगी
तो हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पर नॉर्मल डालेंगे तो ये नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास करेगा, और इस नॉर्मल का नाम हम लोग क्या रख लें थोड़ा देर के लिए, N1। ठीक है। अब देखो कि जब लाइट रे यहां से निकलेगी, तो जब लाइट रे यहां से निकलेगी भाई, तो लाइट रे निकलने के बाद जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल ये थोड़ी सी बेंट हो जाएगी। टुवार्ड्स द नॉर्मल क्या होगी, ये थोड़ी सी बेंट हो जाएगी, लेकिन फिर तुरंत लेंस से ये लाइट रे निकलने भी वाली है। तो निकलने वाली है तो फिर से मीडियम चेंज होगी, लेकिन अब की बार ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी। तो अगर इस पॉइंट पे हम लोग देखें तो लाइट रे अगर कोई मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट रे चाहता क्या कि हम सीधे यहां से क्या करें, हम सीधे यहां से आगे निकल जाएं और इस तरीके से जो है इस तरीके से जो है ये लाइट रे इस तरीके से जो है ये लाइट रे कहीं पर जा करके ये मिल जाती। ये इस तरीके से मान लीजिए कि टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हुई, और ये चाहती क्या कि हम यहां से सीधे जाएं और बिना किसी डेविएशन के हम इधर कहीं पॉइंट पे मिल जाएं, और जिस पॉइंट पे ये मिलता था स्फेरिकल सरफेस में वहीं पर इमेज बनाता था फर्स्ट सरफेस के कारण, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आई डैश। ठीक है। हम लोग मान लेते हैं क्या कि इस ऑप्टिकल सेंटर से इस आई डैश का जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस को हम लोग कितना मान लेते हैं, वी डैश। ठीक है। अब देखिए कि यहां से लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाने वाली है। तो जब डेंसर मीडियम से लाइट रे रेयरर मीडियम में जाने वाली है तो आपको पता है कि अगर हम लोग इस पॉइंट पे नॉर्मल डालेंगे तो ये इस वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, और इस वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो इस वाले नॉर्मल को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, N2। बात समझ में आ रही है। अब लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जब लाइट रे जाएगी तो ये लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल नहीं जाएगी, कहां जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इस तरीके से ये यहां पर कहीं मिलेगी, और जिस पॉइंट पर ये मिलेगी उसी पॉइंट पर जो है इसका फाइनल इमेज बनेगा IF, और इमेज डिस्टेंस को हम लोग यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, V बोलेंगे। बातें समझ में आ रही है। तो देखिए कि यहां जो आई डैश पर जो इमेज बना है ये पहले सरफेस के लिए इमेज है, और यही आई डैश वाला इमेज जो है वो दूसरे सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, जिसके कारण फाइनल इमेज IF पर बनेगा। ठीक है। तो आई डैश जो है यहां हम लोग लिखेंगे कि जो आपका आई डैश है, ये आई डैश जो है ये इज इमेज फॉर फर्स्ट सरफेस, इमेज फॉर फर्स्ट सरफेस, कि पहले सरफेस के लिए जो है ये आई डैश आपका क्या है, इमेज है। एंड इट एक्ट्स एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एंड इट एक्ट्स एज एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एक्ट्स एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा, किसके लिए, तो फॉर सेकेंड सरफेस के लिए, कि दूसरे सरफेस के लिए जो है ये कैसा काम करेगा, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट के जैसा। मतलब जो चीज पहले सरफेस के कारण इमेज था, दूसरे सरफेस के कारण वही चीज क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मतलब पहले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट था ये और इमेज था वो, और दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया ये और इमेज हो गया ये IF। बात समझ में आ रही है। तो जब हम लोग पहले सरफेस का बात करेंगे तो हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U लेंगे और इमेज डिस्टेंस कितना लेंगे, V डैश। बात समझ में आ रहा है। और दूसरे सरफेस के लिए जब बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V डैश लेंगे और इमेज का डिस्टेंस कितना लेंगे, V लेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि इसके बाद हम लोग इस डायग्राम के बाद जो है हम लोग अप्लाई करने वाले हैं किस चीज को, कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, कि जब स्फेरिकल सरफेस वाला हम लोग रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे थ्रू स्फेरिकल सरफेस, तो इस स्फेरिकल सरफेस के लिए जो अपने पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो कितना है, N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 - N1
बाई कितना आर। ये फॉर्मूला हम लोगों को लगाना है। इसमें ध्यान रखना है कि N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट रे जाती है, और N1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट रे जहां से निकलती है, और R उस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है जहां से रिफ्रैक्शन होता है। तो अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे किसके लिए, फॉर फर्स्ट सरफेस के लिए, अगर हम लोग बात करें किसके लिए, फॉर फर्स्ट सरफेस, पहले वाले सरफेस के लिए, तो पहले वाले सरफेस के लिए आप देखिए, पहले सरफेस के लिए लाइट रे इस मीडियम से निकली जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, Nm है, और लाइट रे उस मीडियम में गई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Nl है। लाइट रे यहां से निकली है और गई है कहां, लेंस में। तो Nm से लाइट रे निकली है, Nm से लाइट रे निकली है और गई है कहां पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस में गई है। तो जिस मीडियम में लाइट रे एंटर करती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग क्या बोलते हैं, N2। तो N2 के जहां पर क्या लिखेंगे, Nl, और पहले सरफेस के कारण जो इमेज बना है वो कहां पे, I डैश पे। बात समझ में आ रहा है? तो कितना लिखेंगे, Nl अपॉन ये डिस्टेंस V डैश। कितना लिखेंगे, फर्स्ट सरफेस के लिए लिखेंगे कितना, Nl अपॉन V डैश माइनस N1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिससे लाइट गई, तो जिससे लाइट गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, Nm है, और ऑब्जेक्ट हम लोग कहां पर रखे हैं, U पर, इक्वल टू N2 माइनस N1 यानी कि Nl माइनस Nm, और बाई फर्स्ट सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डिस्टेंस है कितना, R1। फर्स्ट सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है कितना, R1। ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए, और इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, इक्वेशन 1। बात समझ में आ रही है? अब देखिए कि यही काम हम लोग करेंगे किसके लिए, सेकंड सरफेस के लिए। अगर यही काम हम लोग करें किसके लिए, फॉर सेकंड सरफेस, तो अगर सेकंड सरफेस के लिए हम लोग यही काम करेंगे, तो देखिए कि सेकंड सरफेस के लिए यही काम करेंगे, तो सेकंड सरफेस के लिए जो लाइट रे आई है वो लेंस से आई है और सराउंडिंग के मीडियम में गई है। तो जहां से लाइट रे निकलती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, और जिसमें लाइट रे जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। तो N2 के जगह पर आप देखिए इस बार क्या है, Nm है। N2 के जगह पर जो इस बार है, N2 के जगह पर वो है कितना आपका, Nm, और बाई भी लिखते हैं। तो इमेज डिस्टेंस तो दूसरे सरफेस के लिए यही है, I फाइनल, और ये I फाइनल का वैल्यू है कितना भाई, V माइनस N1 के जगह का, जहां से लेंस की लाइट निकली है, जहां से लाइट निकली है, तो कहां से लाइट रे निकली है, लेंस से निकली है, और इसके चलते जो ऑब्जेक्ट था U, ये U कौन सा था, I डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट था। तो कितना लिखेंगे इसका डिस्टेंस, V डैश लिखेंगे। तो कितना लिखेंगे, Nl अपॉन V डैश इक्वल टू N2 माइनस N1, यानी कि Nm माइनस Nl, और बाय दूसरे सरफेस का देखो कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है कितना, R2 का। मतलब इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग लिखेंगे कितना, R2, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, इक्वेशन 2। इतनी बातें समझ में आ रही है? साइन लास्ट में लेंगे, यहां सारा साइन हम लोग लास्ट में एज्यूम करेंगे। बात समझ में आ रहा है? क्या बोले आपको कि Nl बाई V डैश लिखे, ये फॉर्मूला लगा के, यहां लेंस से लाइट रे निकल रही थी और इमेज कहां बनाई, V डैश पे, तो Nl बाई V माइनस Nm बाई U, जहां से लाइट रे निकली Nm से, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, N2 माइनस N1 बाई R। दूसरे के लिए लेंस से लाइट रे निकली तो N1 हो गया लेंस, और मीडियम में गई तो N2 हो गया ये। ऑब्जेक्ट था इस बार कहां पे, इमेज बना V पे, और ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट था कहां पे, V डैश पे, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, R2। हम लोग करते क्या है कि इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो अगर इस दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो जब दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए हम लोगों को मिलने क्या वाला है। पहला है Nl बाई V डैश, Nl बाई V डैश माइनस Nm बाई U इक्वल टू Nl माइनस Nm अपॉन R1। और जो दूसरा इक्वेशन है आपका, यह है Nm बाई V, यह है कितना, Nm बाई V माइनस Nl बाई V डैश इक्वल टू Nm माइनस Nl, और बाई कितना, R2। इस दोनों को ऐड करेंगे तो आप ध्यान से देखिए
कि ये प्लस NL बाई वी डैश और ये माइनस NL बाई वी डैश, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब ये दोनों कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा कितना, NM बाई वी माइनस NM बाई कितना U। इस साइड में बचा, इस साइड में देखिए कि जो हमारे पास बच रहा है वो बच रहा है कितना, NL माइनस NM बाई R1 और प्लस NM माइनस NL बाई कितना R2। इतनी बातें समझ में आ रही है। देखो दोनों में NM है तो NM हम लोग सीधे सीधे कॉमन कर सकते हैं, बचेगा कितना, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू, इसको देखिए कि थोड़ा सा लिखते हैं अलग तरीके से, NL माइनस NM बाई R1। और इस दोनों में से अगर हम लोग माइनस कॉमन कर लें तो माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला, और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस जब माइनस कॉमन कर लेंगे और ये पलट के हो जाएगा कितना, NL माइनस NM और बाई कितना R2। इस दोनों में से माइनस कॉमन कर लो। अब देखिए दोनों में NL माइनस NM है तो दोनों में से हम लोग यहाँ NM को ऐसे ही रह देते हैं, 1 माइनस भी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, दोनों में से NL माइनस NM कॉमन हो गया और बचेगा कितना, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब इस NM को इस साइड भेजें, तो जब इस NM को हम लोग इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, ये देखिए जरा सा, अगला पेज ही ले लेते हैं। कितना बचेगा इस तरफ, 1 अपॉन भी, कितना बचेगा इस तरफ, 1 अपॉन भी माइनस 1 अपॉन यू, बचेगा कितना, 1 अपॉन भी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू, इधर था NL माइनस NM और यहां से NM मल्टीप्लाई से आएगा तो इधर हम लोग इसको डिवाइड में लगा देते हैं, इंटू 1 अपॉन कितना R1 माइनस 1 अपॉन कितना R2। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखो कि अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू NL बाई NM माइनस NM बाई NM हो जाएगा, इसको अलग अलग कर दिए दोनों में, और इनटू ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 के बराबर में, और इसको थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू NL अपॉन NM माइनस, ये दोनों कट के कितना हो जाएगा, 1, है ना, और इनटू कितना, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इस चीज को जो है तो हम लोग एक अलग इक्वेशन मानते हैं जिसका नाम हम लोग रखेंगे इक्वेशन 3। इस इक्वेशन का नाम हम लोग एक अलग इक्वेशन मानते हैं जिसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, इक्वेशन 3। ये जो है अपना, ये कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन 3। अब तुम देखो कि अगर हम लोग किसी भी लेंस के सामने में ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर प्लेस करते हैं तो इमेज कहां पर बनता है, फोकस पर। तो यहां से हम लोग थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं क्या, कि इफ वी प्लेस्ड द ऑब्जेक्ट, इफ वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखते हैं इसका मतलब कितना, u इक्वल टू इंफिनिटी, देन इमेज फॉर्म्ड एट द, देन इमेज फॉर्म्ड at the focus of lens, at the focus of lens, कि लेंस के फोकस पर बनता है, इसका मतलब v इक्वल टू कितना हो जाता है, f। हम लोग अभी देख चुके हैं, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, जब पैरेलल लाइट रेस पर इंसिडेंट होती है इनफाइनाइट से आ रही, तो ये कहां पर आकर के मिलती है, फोकस पर आकर के मिलती है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग रखे इन्फिनिटी पर तो इमेज बना कहां पे, फोकस पे। अगर ये कॉनकेव लेंस भी होता था तो कॉनकेव लेंस के कहानी में भी सेम कहानी थी कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस पर आया है तो ये रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलता था वो पॉइंट कौन सा होता था, वो पॉइंट कौन सा होता था भाई, ये पॉइंट होता था कौन सा, फोकस। और इसी लेंथ को हम लोग क्या बोलते थे, फोकल लेंथ। मतलब यहां पर भी अगर हम लोग u को इन्फिनिटी पर रख रहे हैं तो v कहां पर बन रहा है, फोकस पर। तो अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख रहे हैं
तो इमेज बन रहा है फोकस पर, तो इसमें अगर हम u का वैल्यू इन्फिनिटिव रखेंगे तो v का वैल्यू कितना रखेंगे, f रखेंगे। इस वैल्यू को जब आप इक्वेशन में पुट करिएगा तो 1/v के जगह पर आप डालिएगा क्या, 1/f, माइनस 1/u के जगह पर क्या डालिएगा, इन्फिनिटिव, इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, nl अपॉन nm माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस कितना, 1/r2। अब आप बखूबी जानते होइएगा ये बात कि 1/इन्फिनिटिव का वैल्यू कितना हो जाता, 0। किसी भी फाइनाइट नंबर में इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 0। और जब इस इक्वेशन को हम लोग फाइनल लिखेंगे तो ये फाइनल आएगा क्या, 1/f इक्वल टू nl बाय nm माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यही जो इक्वेशन तुम्हारा है, इस इक्वेशन को बोल दो तुम क्या, इक्वेशन 4। ये जो है इसको तुम बोल दो क्या, कि ये जो है तुम्हारा क्या है, इक्वेशन 4। और इसी इक्वेशन 4 को हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इक्वेशन इज नोन एज क्या, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला, इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। अब देखिए कि अगर हमको फोकल लेंथ चाहिए, हमको लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा, सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा, पहले वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहेगा, दूसरे वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहेगा, तो फोकल लेंथ निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अब सवाल उठता है क्या कि अगर NL ज्यादा हो, NL का वैल्यू ज्यादा हो, मान लो कि NL का वैल्यू कितना हो गया 2 और NM का वैल्यू 1, मीडियम सराउंडिंग का कम हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा। और इस वैल्यू को तुम देखो तो 2 - 1 पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है तो इस केस में फोकल लेंथ भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर NL कम हो और NM ज्यादा हो, अब सराउंडिंग ही ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो, तो ऐसे केस में क्या होगा कि मान लीजिए कि ये 1 2 पलट जाए, तो 1/2 - 1 जब करेंगे तो 1/2 - 1 ये जो आएगा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब कि कहीं ना कहीं फोकल लेंथ का पॉजिटिव और नेगेटिव होना इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड कर रहा है। अच्छा, 1/r1 1/r2 पर भी डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसमें तुमको बस 2 चीज याद रखना है क्या, कि इसमें जो है सो R1 और R2 को, R1 एंड R2 आर टेकन विथ देयर प्रॉपर साइन, टेकन विथ देयर प्रॉपर साइन, कि R1 और R2 को हम लोगों को क्या लेना है, प्रॉपर साइन के साथ लेना है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, NM। R1 और R2 को अपने प्रॉपर साइन के साथ लेना है। तब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा क्या कि सर जी हम लोग तो लेंस फॉर्मूला पढ़े थे 10वीं में, 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, ये कहां से आया ये बता दो, है कि नहीं। अब जरा सा तुम देखो कि इक्वेशन 4 इसका राइट हैंड साइड केवल देखो, और पीछे तुम्हारा इक्वेशन 3 इसका भी राइट हैंड साइड देखो, दोनों इक्वल है। NL अपॉन NM माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, NL अपॉन NM माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, तो दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा कि नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हम लोग ये बात देख रहे हैं क्या, कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 से हम लोग देख रहे हैं क्या कि उधर का लेफ्ट हैंड साइड है 1/v - 1/u और इधर का लेफ्ट हैंड साइड है कितना, 1/f। और ये जो आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को बोला जाता है क्या, इस फॉर्मूला को बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है थीन लेंस फॉर्मूला, कि ये केवल तभी एप्लीकेबल है जब लेंस कैसा हो, थीन लेंस हो। क्योंकि 1/v - 1/u को अगर हम 1/f लिखे हैं इस वाले कॉन्सेप्ट से, तो ये कॉन्सेप्ट केवल थीन लेंस के लिए वैलिड है। ये कॉन्सेप्ट किसके लिए वैलिड है, थीन लेंस के लिए। इसीलिए इस दोनों कॉन्सेप्ट को जब मिला करके हम लोग बनाएंगे तो जो फॉर्मूला बनेगा उसको क्या बोलेंगे, थीन लेंस फॉर्मूला बोलेंगे। जबकि ये वाला फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड है, चाहे मोटा लेंस रहे चाहे पतला लेंस रहे, लेकिन ये किसके लिए वैलिड है, थीन लेंस के लिए। और इसमें भी आपको ध्यान रखना है ये बात का क्या,
कि यहां पर भी जो है सो यू वी और एफ को जो लेना है टेकन विथ देयर प्रॉपर साइन, इसको भी अपने साइन के साथ ही लेना है हम लोगों को। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतनी बातें समझ में आ गई? नहीं, ये R1 R2 आप कितना भी बड़ा लेंस ले सकते हो, कितना भी छोटा ले सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना भी ले सकते हो, तो फोकल लेंथ। लेकिन ये चीज जो है, ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें लगाए हैं, यही वाला फॉर्मूला है ना वो पीछे वाला, तो ये वाला जो है तो ये हमेशा वैलिड है, तुम कितना भी बड़ा ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हम समझ रहे हैं बात, हम आपका समझ रहे हैं, लेकिन दोनों को जब कंप्रोमाइज करिएगा तो जनरलाइज कंडीशन, मैथ्स में यूनियन और इंटरसेक्शन पर है ना, तो जो कंडीशन हम लोगों को लेना है वो इंटरसेक्शन कंडीशन लेना है। ये ऑलवेज वैलिड है, ये तुम मान रहे हो, ये ऑलवेज वैलिड है। लेकिन इसको ये कंडीशन जैसे ही हम डाले तो ये चीज वैलिड हो गया किसके लिए? थिन लेंस के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें थिन लेंस का कॉन्सेप्ट बोले तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला है कि अगर आपको एक पार्टिकुलर फोकल लेंथ का आपको बनाना है क्या लेंस, तो आप जो है सो इस फॉर्मूला के सहायता से आप बना सकते हैं। आप देखिए कि इसमें R1 और R2 लेने पर आपको बाउंडेड नहीं है, आप चाहे तो बहुत बड़ा रेडियस का स्फीयर लें और आप चाहे तो बहुत छोटा स्फीयर लें। लेकिन जब हम यहां पर 1/f लिखे हैं इसको, तो 1/f लिखे हैं कब? जब ये चीज बहुत थीन लेंस के लिए हो जाए तब। तो 1/v माइनस 1/u जो लिखे हैं वो तो ठीक है हमेशा के लिए, लेकिन इसको 1/f लिखे हैं कब? जब थीन लेंस के लिए हो तब। और ये किस लिए लिखे हैं? तो आपको भी पता है कि हमको चाहिए क्या भाई, हमको चाहिए क्या कि यहां से अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे आए तो बिना डेविएशन के पास करे, तो बिना डेविएशन के पास करे तो इसके लिए आपको पिछले दिन बताए थे क्या कि स्लैब का थिकनेस जितना ज्यादा होगा तुम्हारा शिफ्ट क्या होगा उतना ज्यादा होगा। देखो ये अगर स्लैब है, मोटा सा स्लैब, तो इस पर कोई लाइट रे अगर आएगी तो लाइट रे आएगी तो ऐसे क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी, और रिफ्रैक्ट होगी और फिर क्या होगी? अपनी डायरेक्शन ऐसे चेंज करेगी। और इस बीच में अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए कि ये लाइट रे चाह रही थी क्या? ये चाह रही थी ना, तो शिफ्ट एक बहुत बड़ा सा शिफ्ट आपको मिल रहा है, इस बीच में शिफ्ट एक बड़ा सा शिफ्ट मिल रहा है। लेकिन इस शिफ्ट से बचने के लिए हम लोग क्या किए कि शिफ्ट को ऐसे जैसे ही हम इसका थिकनेस कम किए, जैसे ही हम लोग इसका थिकनेस कम किए तो देखिए क्या कि लाइट रे ऐसे आई, रिफ्रैक्ट अभी भी हुई, रिफ्रैक्ट अभी भी हुई, डायरेक्शन अभी भी अपना चेंज की, लेकिन अब इस कंडीशन में क्या हुआ? तो इसका शिफ्ट क्या हुआ? कम गया, है ना। फिर क्या किए थे? अगर थिकनेस हम और कम किए थे, तो थिकनेस अगर हम और कम कर दिए, तो थिकनेस और कम कर दिए तो रिफ्रैक्शन अभी भी होगा, रिफ्रैक्शन अभी भी होगा कि लाइट रे ऐसे आया, अपना डायरेक्शन चेंज किया और क्या हुआ? ऐसे रिफ्रैक्ट हो गया। लेकिन अब की बार देखो कि इसका क्या हुआ कि शिफ्ट जो है सो बहुत ज्यादा और कम गया। तो शिफ्ट का फॉर्मूला ही हम लोग क्या पढ़े थे? शिफ्ट इक्वल टू थिकनेस इंटू 1/1 माइनस म्यू, यानी कि अगर थिकनेस टेंडिंग टू 0 हो जाए तो शिफ्ट भी टेंडिंग टू क्या हो जाएगा? क्योंकि यहां से हम लोग देख रहे हैं कि जो शिफ्ट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? थिकनेस के। तो अगर शिफ्ट हमको 0 चाहिए, मतलब ऑप्टिकल सेंटर पे कोई लाइट रे पड़े और सीधे निकल जाए, तो इसका थिकनेस कैसा होना चाहिए? 0 थिकनेस होना चाहिए। और ये सारी कहानी हम लोग यहां पर जो माने हैं ये कब? जब लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे लाइट रे पड़े और सीधे लाइट रे यहां से क्या हो जाए? निकल जाए। तो इसीलिए इसको थिन लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। प्रैक्टिकली हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। ये फॉर्मूला का बहुत कम यूज है, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम्स में कभी कभी 5 नंबर में पूछ दिया जाता है कि लेंस फॉर्मूला प्रूफ करिए या यही थिन लेंस फॉर्मूला प्रूफ करिए। तो आपको पूरा प्रोसेस जाना पड़ेगा कहां? स्फेरिकल सरफेस के फॉर्मूला से, जहां से हम लोगों ने इसकी कहानी शुरू की थी N2/v। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कभी भी रिफ्रैक्शन शो करने के लिए डायग्राम अच्छा अगर आपका बन गया, डायग्राम का आपका नेमिंग हो गया, डिस्टेंस मेजर कर लिए, तो अब यहां से फॉर्मूला लगाना कोई बड़ी चीज नहीं थी। ऐड आप भी कर लेंगे और फॉर्मूला आप भी लिख लेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद आप दोनों को कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करके आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा और 5 नंबर मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो देखो कि इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग देखते हैं एक आध न्यूमेरिकल करके। तो इसमें आप बोले हैं क्या कि सर पिछले दिन आप बोले थे कि अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस का जो है तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर सराउंडिंग में एयर है केवल तब,
आज मैं ऐड कर रहा हूं क्या कि अगर सराउंडिंग में केवल एयर है तब, और अगर एयर नहीं है सराउंडिंग में तो ये वैलिड नहीं होता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अभी एक एग्जांपल से मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे जो है सो सराउंडिंग की चीजें बदल जाने से लेंस का फोकल लेंथ बदल जाता है। मान लीजिए कि आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है और इस कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया क्या कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इक्वल टू 3/2, ग्लास का बना हुआ है, 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और आपको सराउंडिंग में कह दिया क्या कि सराउंडिंग में आपकी बार एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1। कह रहा है क्या कि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कह रहा है क्या कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये यहां से जाएगा, पहला C1 आप मानेंगे इधर कहीं और दूसरा C2 जो मानेंगे ये आप कहीं इधर मानेंगे। कह रहा है कि इसका जो R1 है और R2 है ये दोनों बराबर है और दोनों का लेंथ कह दिया कितना 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर तो बताइए कि कैलकुलेट करिए इसका कि कैलकुलेट द फोकल लेंथ, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। इस लेंस का हमको क्या करना है फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, कहिएगा कि सर R1 का वैल्यू यहां से आया कितना 10, R2 का वैल्यू यहां से आया कितना 10। और जब हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/f इक्वल टू क्या पढ़े हैं NL, कितना पढ़े हैं NL अपॉन NM माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। कहिएगा कि सर डालेंगे NL का वैल्यू है 1.5, NM है 1, माइनस 1 इंटू 1/R1 10 और माइनस 1/R2 10 और ये सारा मिलके हो जाएगा कितना 0। लेकिन देखो गलती कर दी इसमें, गलती क्या कर दी, आपको क्या बोले हैं कि R1 और R2 को साइन के साथ लेना है। तो अगर ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये बनेगा और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये बनेगा तो इस डायरेक्शन में मेजर किया गया डिस्टेंस कैसा होगा और इस डिस्टेंस में मेजर किया गया डिस्टेंस कैसा होगा नेगेटिव होगा। तो अगर R1 इक्वल टू हम लोग 10 सेंटीमीटर लेंगे तो R2 इक्वल टू कितना लेंगे -10 सेंटीमीटर लेंगे। और तब हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू NL के जगह 1.5, NM के जगह 1 माइनस 1 इंटू 1/R1 के जगह 10 और माइनस 10 डालेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 1/10 और ये वैल्यू आएगा आपका 1 पॉइंट में से 1 गया तो 0.5 और 1/10 को ऐड करिएगा कितना 2/10, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा कितना आएगा 1/10, 1/f का वैल्यू यानी f का वैल्यू जो आ रहा है कितना +10 सेंटीमीटर। लेकिन अब करो क्या कि प्लस आ रहा है, आना भी चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ कैसा पॉजिटिव। लेकिन अब करो क्या कि खाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल दो। अब चारों तरफ पानी है और बीच में हवा का एक बुलबुला है, तो ये बुलबुला लेंस के जैसे बिहेव करेगा। ये पानी का बुलबुला अगर है, दोनों तरफ पानी है और बीच में क्या है भाई हवा भरा हुआ है, तो ये लेंस के जैसा बिहेव करेगा कि नहीं करेगा। तो अब लेंस के जैसे अगर बिहेव करेगा तो इस लेंस का तुम फोकल लेंथ कैलकुलेट करके देखो कि फोकल लेंथ सेम क्वेश्चन रखते हैं, बस इस बार जो है सो इसको हम लोग क्या कर देते हैं म्यू इक्वल टू 1 और इधर हम लोग क्या कर देते हैं म्यू इक्वल टू 1.5, म्यू इक्वल टू कितना 1.5। अब देखिएगा कि अब अगर आपको ये दिया हुआ है कि यहां से लेकर के C1 तक का डिस्टेंस अगर +10 है तो यहां से ये वाला C2 तक का जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा -10 होगा। अब अगर आप लेंस मेकर फॉर्मूला लगाइएगा तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है 1/f इक्वल टू NL, क्या कहता है NL अपॉन NM माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब देखो कि वैल्यू लगाओ, NL इस बार लेंस कितना है 1, NM कितना 1.5 माइनस कितना 1 इंटू 1 अपॉन R1 1/10 और माइनस 1 अपॉन -10 यानी कि प्लस 1/10 और इसको देखो कि काट दो तो 10 जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 यानी ये हो गया 2/3 माइनस 1 इंटू 2 कितना 10, 1/10 और 1/10 2/10 हो जाएगा। 3/2 में से 1/2 को घटाइए तो ये आ जाएगा कितना -2/3 में से घटाइएगा तो ये आ जाएगा कितना -1/2 और इंटू कितना हो जाएगा 2/10, 2 से 2 कटेगा और इस बार 1/f इक्वल टू आपका कितना -1/10 और f इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा
-10 सेंटीमीटर। तो देखिए कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव है केवल तब जब सराउंडिंग के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है तब। लेकिन अगर कहानी उलटती है तो ये भी कहानी क्या होती है, फोकल लेंथ की भी पलट जाती है। तो बचपन में हम लोग पढ़े थे 10वीं क्लास में क्या, कि अगर पानी के अंदर कोई पानी का बुलबुला है तो वो कॉनकेव लेंस के जैसा बिहेव करता है। पानी के अंदर कोई पानी का बुलबुला है तो वो कैसा बिहेव करता है, कॉनकेव लेंस के जैसा। क्यों भाई, तो देखो कि सराउंडिंग में है पानी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सो कितना 1.5, और लेंस है बुलबुला, हवा का बुलबुला बनता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना। देखो फोकल लेंथ कैलकुलेट करके कैसा आया, नेगेटिव आया। और नेगेटिव फोकल लेंथ किसका होता है, नेगेटिव किसका होता है, कॉनकेव का। तो है कॉन्वेक्स, पानी में बुलबुला दिखेगा तो बीच में मोटा दिखेगा, किनारे पर पतला दिखेगा, लेकिन ये बिहेव कैसा कर रहा है, कॉनकेव लेंस के जैसे। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इस बात पर हम लोग अपने कंक्लूजन को ये लिखेंगे क्या, कि द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव कब, इफ लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, कम हो तब। बात समझ में आया। और दूसरी बात हम लोग लिखेंगे क्या, कि द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। लेकिन इसमें भी हम लोग क्या लगाएंगे, इफ NL ग्रेटर देन क्या हो, NM हो तब। नहीं तो कॉनकेव लेंस भी कैसा बिहेव करने लगेगा, कॉन्वेक्स के जैसा बिहेव करने लगेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। बात समझ में आया। तो ये था आपका क्या, लेंस मेकर फॉर्मूला। जिस लेंस मेकर फॉर्मूला में आप क्या सीखे कि कोई भी लेंस अगर दिया रहेगा तो उसका फोकल लेंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहेगा, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा, तो फोकल लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। और इसी लेंस मेकर फॉर्मूला का एक स्पेशल केस हम लोगों ने देखा क्या, कि इस स्पेशल केस में हम लोगों ने देखा क्या, कि अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो सराउंडिंग में कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चाहिए, ज्यादा। तो अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान भी अधिकतर केसेस में लाइट रे हवा से कांच के लेंस में प्रवेश करेगी, तो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, कांच का जो भी रहेगा 1 से ज्यादा। तो उस केस में फोकल लेंथ हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे, इस केस में हम लोग फोकल लेंथ नेगेटिव ही लेंगे। लेकिन जरा सा सोचो, अगर कहानी पलट गई तो फिर कहानी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, कॉनकेव वाली कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स वाली कॉनकेव। तो इसीलिए इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और यहां से हम लोग एक बार रिजल्ट को कंक्लूड कर देते हैं क्या, कि जो रिजल्ट हम लोग पढ़े लेंस मेकर फॉर्मूला, वो क्या पढ़े हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला में हम लोगों ने क्या पढ़ा, कि लेंस मेकर फॉर्मूला में हम लोगों ने पढ़ा है क्या, कि लेंस मेकर फॉर्मूला में पढ़ा है क्या भाई, कि 1/f जो होगा वो क्या होगा, NL/NM -1 इंटू 1/R1 -1/R2। और इस पूरे फॉर्मूला में जो है सो आपको क्या ध्यान में रखना है, कि R1 और R2 को हमेशा क्या लेना है, विथ साइन लेना है, साइन को कभी भी छोड़ना नहीं है। और इसी का एक स्पेशल केस हम लोगों ने क्या पढ़ा, थीन लेंस फॉर्मूला। और इस थीन लेंस फॉर्मूला में आपको क्या याद रखना है, 1/v -1/u = 1/f। ये फॉर्मूला केवल तभी वैलिड है जब लाइट का रे किसी भी लेंस पर ऑप्टिकल सेंटर पर पड़े तो बिना डेविएशन के क्या हो, सीधे निकल जाए। और बिना डेविएशन का निकल रहा है, इसका मतलब इसका थिकनेस क्या है, बहुत पतला है, थिन लेंस है। बात समझ में आ रहा है। और इसमें भी जो है सो आपको u भी और f को हमेशा क्या लेना है, विथ साइन लेना है। अब देखिए कि जैसे हम लोग मिरर फॉर्मूला पढ़े थे, लेंस फॉर्मूला में बस एक माइनस साइन बदला है, एक प्लस था उसमें 1/v + 1/u = 1/f, या 1/v - 1/u = 1/f। अब अगले दिन हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। इसका मैग्निफिकेशन सारी की सारी वैसे ही है जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, बस एक चीज बदलता है क्या, कि देखो अगर मिरर का बात करते थे
तो मिरर में अगर हम लोग रियल इमेज देखते थे तो मिरर के लिए अगर ऑब्जेक्ट ऊपर होता था तो इमेज नीचे बनता था, तब बनता था कैसा, रियल इमेज। और मैग्निफिकेशन का बात अगर हम लोग करें तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखते हैं और इसका वैल्यू कैसा आता था, नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन लेंस में देखो कि अगर रियल इमेज बनना है तो रियल इमेज बनना है, यहां पर आप ध्यान से देखिएगा ये चीज भी कि अगर यहां पर हम लोग u का बात करें और यहां पर हम लोग v का बात करें तो u और v दोनों नेगेटिव था, u और v दोनों नेगेटिव था, तो m इक्वल टू यहां हम लोग क्या लिखते थे, माइनस v बाय यू। लेकिन लेंस में देखिए कि ऑब्जेक्ट इधर रखते थे तो रियल इमेज इस तरफ बनता था। बात समझ में आया कि नहीं? तो u यहां पर तो ठीक ही है, नेगेटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज भी ठीक ही है, उल्टा है, ठीक ना? मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव ही आएगा। लेकिन अब की बार कहानी क्या बदल गई, m इक्वल टू उधर माइनस भी है और इधर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, प्लस भी, तो इधर v का साइन बदल जाएगा, बाकी सारा चीज क्या रहेगा, सेम रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो बस इसी अंतर को बस पढ़ना है, वहां माइनस v बाई यू मिरर में और लेंस में क्या, v बाई यू। इसी सारे कॉन्सेप्ट पर हम लोग अगले दिन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन करेंगे तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग मिरर में जो हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हैं उसको थोड़ा सा रिवीजन करके आए। तो रिवीजन करके आएंगे तो लेंस का सारा क्वेश्चन आपसे ठीक वैसे ही बनने लगेगा जैसे आपसे मिरर में बनता था। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, पढ़ के आइएगा। 5 नंबर का डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं अक्सर, या इस पर छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी पूछ दिया जाता है। तो बस आपको ध्यान रखना है किसका, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिससे लाइट रे निकलेगा वो n1 और जिसमें जाएगा वो n2। ठीक है, काफी आज के लिए इतना पढ़ के आइएगा।